चंद्रचूड़ झूठ बोल रहे थे। आपको क्यों लग रहा है कि चंद्रचूड़ झूठ बोल रहे थे जज लोया के मामले में? अनुराधा बियानी जो उनकी बहन थी, जो खुद डॉक्टर थी, उन्होंने देखा कि जज लोया की सिर के पीछे जख्म है और वहां खून लगा हुआ था। वो शर्ट मैंने देखा है मेरी आंखों से। वो शर्ट कंधे से लेकर लेफ्ट साइड में कमर तक खून से लथपथ था। ऐसा नहीं कि धब्बे थे या छींटे थे। 3 दिन के बाद वही शख्स आता है, वो जज लोया के मोबाइल फोन, दोनों फोन फैमिली को हैंडओवर करता है, जो दोनों फोन कंप्लीटली इरेज किए हुए रहते हैं, जिसमें कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं है, कोई मैसेजेस नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं है। एज गुड एज अ न्यू फोन। 6 अलग अलग शहरों से 24 घंटे के भीतर 8 लोगों से खत लिए गए और कह दिया गया कि इसमें कोई संदेहजनक नहीं है, और उन्हीं खतों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। ये मुकुल रोहतगी को 1 दिन की सुनवाई के लिए 11 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार दे रही थी। 1 दिन की सुनवाई के लिए 11 लाख रुपए, और ऐसी केस में पैसे दे रहे थे जिसमें महाराष्ट्र सरकार पार्टी ही नहीं है। वहां रवि भवन का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं रिलीज करते, या दांडे हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं रिलीज करते? मेडिट्रेना ने ऑन एडमिशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहता है कि बिफोर अराइवल ही वाज डेड ऑन अराइवल, ऐसा लिखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अगर डेड ऑन अराइवल है तो उसी अस्पताल का बिल ये क्यों कहता है कि उनके ऊपर न्यूरो सर्जरी की गई, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट बुलाया गया? तो क्या एक डेड बॉडी के ऊपर न्यूरो सर्जरी की गई और डेड बॉडी के लिए न्यूट्रिशन कंसल्टेंट वहां पर बुलाया गया? चंद्रचूड़, मैंने अभी कुछ समय पहले यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाई थी, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ गणपति की आरती कर रहे थे। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स को लाया जा रहा है अदालत में, इसे आप कैसे? 12,000 पन्नों की चार्जशीट है, उसमें से एक भी पन्ना पढ़ा नहीं जाता। कुछ 309 कॉल रिकॉर्ड्स थे, एक भी कॉल रिकॉर्ड के ऊपर सुनवाई नहीं होती। 160 से ज्यादा विटनेसेस रहते हैं, एक भी विटनेस को वेरीफाई नहीं किया जाता। और 30वें दिन, मतलब 30 तारीख को, 30 दिसंबर को अमित शाह को डिस्चार्ज किया जाता है। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दर्शकों, आज जो हम एपिसोड कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब कुछ जगहों पर जाकर खुलकर ऐसी बातें की जा रही हैं जो बातें शायद नहीं की जानी चाहिए, और उन लोगों की ओर से ये बातें की जा रही हैं जो जिम्मेदार लोग हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा मुद्दा क्या है जिसके लिए आज हम ये वीडियो कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में हमने देखा कि जो पूर्व सीजेआई थे जस्टिस चंद्रचूड़, वो ललन टॉप के शो में गए थे और उनसे वहां पर जज लोया की मौत और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हुई और कई सारे सवाल थे जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नहीं आया, उस पर जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने ऐसे कई सारी बातें कही जो अनचेक्ड रही। तो हमें लगा कि इन मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, और चर्चा और किससे करें? उन्हीं से करनी चाहिए जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिन्होंने इस पूरे मामले को लोगों के सामने लाया था। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टकले जी। बहुत बहुत स्वागत है निरंजन का। ये केवल वरिष्ठ पत्रकार नहीं है, इन्होंने हु किल्ड जज लोया नाम की किताब लिखी हुई है। ये इंग्लिश, हिंदी, मराठी में मौजूद है। इन्होंने इस खबर को ब्रेक की थी और इनका जो एक यूट्यूब चैनल है उसमें भी इन्होंने आज एक वीडियो डाला जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे डीवाई चंद्रचूड़ कैमरे पर आकर झूठ कह रहे हैं या अधूरी जानकारी दे रहे हैं। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरह से इस पूरे मामले को समझना चाहिए? मुझे लगा आज चर्चा इसी मामले पर की जानी चाहिए। निरंजन सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। शुरुआत करते हैं कि जज लोया को लेकर जब ललन टॉप का जो एपिसोड चल रहा था उसमें डीवाई चंद्रचूड़ से सवाल पूछा गया और उनके जजमेंट जो 3 जज की जजमेंट थी जिसमें वो भी शामिल थे उस समय के सीजीआई दीपक मिश्रा के साथ। तो आपने आज एक वीडियो किया है और कहा है कि जज लोया झूठ बोलते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? आपको क्यों लग रहा है कि, माफ कीजिए, चंद्रचूड़ झूठ बोल रहे थे? आपको क्यों लग रहा है कि चंद्रचूड़ झूठ बोल रहे थे जज लोया के मामले में? इससे हम शुरुआत करें। जी देखिए,
मतलब शुरुआत में जब उनको सवाल पूछा तो सवाल अलग था, वो जवाब अलग ही देना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि पूरा केस क्या था? तो पूरा केस ये था कि एक जज की उनकी एक लेडी जज के बेटी की शादी में वो लोग वहां गए थे और ऑब्जेक्शन ये था कि एक कमरे में, रवि भवन के रेस्ट हाउस पर एक कमरे में 3 जजेस इकट्ठा कैसे रह सकते हैं? अब इसके बारे में एक्चुअल बात ये है कि जज लोया अन्य 2 जजेस से सीनियर थे। जज लोया हाईकोर्ट रैंकिंग के जज थे और क्योंकि वो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार रह चुके थे, उसके बाद वो सीबीआई स्पेशल कोर्ट का उनको जज बनाया गया था। तो वो हाईकोर्ट जज के रैंक के थे, जस्टिस रैंक के। लेकिन अन्य 2 जजेस जो उनके साथ गए थे, चाहे वो मोडक हो या कुलकर्णी हो, वो उनसे जूनियर थे। तो जुडिशियरी में प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। यहां पर ये कह रहे हैं कि एक जज 2 जूनियर जजेस के साथ एक कमरे में रहे, ठीक है, ऐसा भी मान के चलते हैं। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कभी कभी 10-10, 20-20 जज हम एक साथ इकट्ठा रहते हैं। ये तो मैं मानने को तैयारी नहीं हूं कि चंद्रचूड़ ने अपना कमरा किसी के साथ शेयर किया होगा पूरी जिंदगी में। मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी एलिट फैमिली से आते हैं, इतनी एलिट बैकग्राउंड है। उनके पिताजी खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, वो खुद जज है, उनका बेटा बॉम्बे हाई कोर्ट का जज है। तो ये किसी जूनियर जज के साथ रूम शेयर करना उनका, वो तो नामुमकिन है। फिर सबसे अचरज की बात कि मैंने जो स्टोरी में और मेरी किताब में भी लिखा कि जज लोया को मोडक और कुलकर्णी, ये उनके जो 2 ब्रदर जजेस थे, ये ऑटो रिक्शा से अस्पताल लेके गए। इसके ऊपर अभी के जो चीफ जस्टिस है भूषण गवई ने सुप्रीम कोर्ट में, भूषण गवई ने बॉम्बे के वो डिस्क्रीट इंक्वायरी के जो ऑफिसर थे संजय बर्वे, उनको एक खत लिखा था और उस खत को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिस खत में भूषण गवई ये कह रहे थे कि वो खुद जस्टिस शुक्रे और जस्टिस बर्डे के साथ उनकी कार में जज लोया को अस्पताल लेके गए। अब कल ये कह रहे थे चंद्रचूड़ उस इंटरव्यू में लल्लन टॉप के साथ कि वो ऑटो रिक्शा से लेके गए। मतलब अभी के चीफ जस्टिस को भूतपूर्व चीफ जस्टिस झूठा साबित कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त सर, मैं चाहता था कि हो सकता है कि कई लोगों के लिए ये जो पूरी कहानी है उनकी याददाश्त को रिवाइंड करने की जरूरत है या एक रिकैप देने की जरूरत है कि पूरा मामला क्या था। मैं वो, अगर आप चाहें तो मैं छोटे से इसमें बता देता हूं ताकि लोगों को जानकारी मिल जाए कि मामला क्या था। तो जैसे कि सर ने यहाँ पर शुरुआत में कहा, एक और फेलो जज थी, जज सपना जोशी, उनकी बेटी की शादी थी नागपुर में। वहां पर कई सारे जज गए हुए थे जिसमें जज लोया भी थे। जज लोया 48 साल की उम्र में उनका देहांत होगा। वो सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर का जो पूरा मामला था 2005 वाला, उसकी सुनवाई कर रहे थे और अमित शाह उस पूरे मामले में आरोपी थे जिसकी वो सुनवाई कर रहे थे। और ये जो पूरा मामला था, ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मुंबई में जारी थी जज लोया की देखरेख में। अब हुआ ये कि रवि भवन, जो एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है नागपुर में, वहां पर अचानक से ये कहा जाता है कि जज लोया को उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से पहले डांडे अस्पताल नाम के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, फिर वहां से उन्हें मेडिट्रीना हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उनकी मौत हो गई। अब ये मामला आगे कब बड़ा बना, जब निरंजन सर जो हमारे साथ बैठे हैं उन्होंने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने जज लोया के जो परिवार वाले हैं, जिसमें अनुराधा बियानी जो उनकी बहन है जज लोया की, सरिता मंधाने उनकी बहन है, हरि किशन जो जज लोया के पिता हैं, यानी ब्रिज गोपाल हर किशन लोया कहा जाता था जज लोया को, तो उनके पिता से भी इन्होंने बातचीत की थी, जहां पर उन्होंने कई सारे सवाल उठाए थे कि रात को ये सही थे, अचानक से इनका तबीयत ऐसे कैसे खराब हो गया, कैसे उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, कैसे उनकी मौत हो गई, किस तरह से परिवार वालों को उस अस्पताल तक नहीं जाने दिया गया, पोस्टमार्टम करके अचानक से एक एम्बुलेंस के जरिए रात को उनके शव को भेजा गया, उनके शर्ट पर कई सारे दाग लगे हुए थे, खून के धब्बे लगे हुए थे और जज लोया पर बहुत सारे प्रेशर चल रहा था। तो ये जो पूरा मामला था दर्शकों, ये बहुत बड़ा मामला उस समय बना था जब निरंजन सर ने इस पूरे मामले की ब्रेकिंग की थी या इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया था।
अब इसकी जब सुनवाई हुई तो एक तरीके से जो चंद्रचूड़ थे उन्होंने क्लीन चिट दिया, और उसके बाद लल्लन टॉप में अब जब वो आए हैं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे सवाल पूछा गया, तब एक तरीके से वो अपने आप को जस्टिफाई करने लगे थे। तो ये एक बैकग्राउंड आप समझ लीजिए, इसी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। मैंने बहुत कम समय में, सर का इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है, मैंने बहुत कम समय में, ताकि आपको समझ आ सके, इसलिए एक तरीके से समरी दे दी है कि क्या पूरा मामला है। तो अब सर अगर लौटते हैं हम इस पूरे मामले में, तो जिस तरह से कहा गया कि आप कह रहे हैं कि, और आपने लिखा भी था कि उनको हार्ट अटैक आया, एक तो एक रूम में 2-3 जज साथ में रह रहे थे, और अभी तो चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि 10-10 लोगों के साथ भी उन्होंने रूम शेयर किया है। वो जब सीजीआई थे तब सर्किट हाउस में भी रहते थे, और जब इनकी तबीयत खराब हुई तो रात को रवि भवन में, जो एक वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, वहां पर ऑटो रिक्शा से लेकर अस्पताल ले जाएगा। लेकिन आप क्या कह रहे थे कि जो दूसरे जजेस हैं उन्होंने कुछ और कहा। अगर अब हम शुरुआत करें, मैंने लोगों को एक तरीके से ब्रीफ दे दिया है। जी देखिए, पूरा वाकया ये था कि वो 29 नवंबर को जज सपना जोशी के बेटी की शादी में शरीक हुए। शाम को उसके रिसेप्शन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। रात को रवि भवन पर लौटने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को, जज लोया ने उनकी पत्नी को रात को 11 बजे से लेकर 11:40 तक 40 मिनट अपनी पत्नी के साथ उन्होंने फोन पर बात की। तब वो बिल्कुल अच्छे थे, घर वालों की उन्होंने पूछताछ की वगैरह वगैरह। जज लोया की बैकग्राउंड ये है कि वो 48 साल उनकी उम्र थी। उनकी जिंदगी के 28 साल, 28 से लेकर 30 साल वो रेगुलर टेबल टेनिस खेला करते थे। वो स्पोर्ट्समैन थे। उनको मतलब वो टी टोटलर थे, मतलब उनको शराब या टोबैको या सिगरेट किसी की भी चीज की उनको आदत नहीं थी। अब टी टोटलर कंप्लीटली हेल्दी एंड फिजिकली फिट, ऐसे उनकी पर्सनालिटी थी। ऐसे शख्स 11:40 तक रात को बात करता है, और अचानक सुबह 5 बजे उनकी पत्नी को फोन आता है कि जज लोया की मौत हो गई है और उनकी डेड बॉडी हम लातूर भेज रहे हैं, गातेगांव। अब बातें जो है, उनके साथ जो 2 जजेस गए थे, मोडक और कुलकर्णी, वो महालक्ष्मी रेसकोर्स के बाजू में जो पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स है, जहां जजेस के घर है, उसी कॉलोनी में वो 2 जज रहते थे, जिनको पता था कि जज लोया की फर्स्ट फैमिली कहां है, बंबई में है, और वो खुद उनको बंबई से लेके गए थे। ऐसी सूरत में उन्होंने, दोनों जजेस ने, मोडक और कुलकर्णी ने, एक्चुअली जज लोया की शव को बंबई लेके जाना चाहिए था, लेकिन वो उनकी बर्थ प्लेस जहां पर उनकी बीवी बच्चे थे, लेकिन वो भेजे गए गातेगांव, जो लातूर से 34 किलोमीटर दूर है। वहां पर उनकी बॉडी को भेजा गया। अच्छा, बॉडी को भेजा गया, लेकिन बॉडी के साथ कोई भी नहीं गया, एक भी जज उनके साथ नहीं गया। एम्बुलेंस का ड्राइवर और अंदर जज लोया का शव। अब साथ में जाना, इतनी तो मतलब इंसानियत होनी चाहिए थी, जिनको आप साथ नागपुर लेके गए, उनके उस आखिरी सफर में आप उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हो, अकेली लाश को भेज दिया उनके। फिर उनकी दूसरी बेटी जो सरिता बांदना उस वक्त लातूर में थी, उनको भी इसी तरह से सुबह फोन आया था कि 5 बजे कि ऐसा ऐसा उनका देहांत हो गया है। तो वो तुरंत वहां से निकल पड़े नागपुर जाने के लिए, लातूर से 6-6:30 बजे तक, जब मतलब क्योंकि उनके पिताजी एक अस्पताल में उनके भांजे के साथ, भांजा एडमिट था, तो भांजे के साथ रुके हुए थे। उनका पोता, मतलब जज लोया का भांजा, लेकिन उनका हरकिशन लोया का पोता, तो उसके साथ रात में रुके थे अस्पताल में। तो वो पहले अस्पताल गए पिताजी को लेने के लिए, पिताजी को लिया, पिताजी को लेकर अस्पताल से नीचे उतरे, गाड़ी में बैठ रहे थे, जब वहां पर एक शख्स आता है, और बियानी नाम का, और वो सॉरी उनका नाम अलग है, वो आते हैं वहां पे, और वो उनको कहते हैं कि मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है, उन पोस्टमार्टम हो गया है, और अभी बॉडी नागपुर से भेज दी गई है लातूर के लिए, तो आप मेरे साथ चलिए, नागपुर जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब ये शख्स कौन है जो उनको कह रहा था कि रात भर मैं उनके साथ, डॉक्टरों के साथ संपर्क में हूं? क्यों डॉक्टर उस आदमी के साथ संपर्क में थे? वो ना तो रिश्तेदार था उनका, ना कोई था, एक अनजान आदमी के साथ
ये लोग कांटेक्ट में रहते हैं और वो इनको लेके जाता है। फिर रात को जब बॉडी पहुंचती है 11 साढ़े 11 बजे, जब उनकी बॉडी वहां पर पहुंची गातेगांव में, तो बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी। वहां बहुत सारे लोग आए थे। गांव में किसी भी मीडिया वाले को अंदर आने नहीं दिया। अनुराधा बियानी जो उनकी बहन थी, जो खुद डॉक्टर थी, उन्होंने देखा कि जज लोया की सिर के पीछे जख्म है और वहां खून लगा हुआ था। तो जैसे हमको मालूम है, पोस्टमार्टम के बाद कपड़े, पेशेंट के कपड़े, ये पोस्टमार्टम्स के पहले ही उतारे जाते हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी बैग में पूरी बॉडी रैप करके भेज दी जाती है और उनके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, कपड़े होंगे या बाकी चीजें, वो एक अलग से सील्ड बैग में लिस्ट करके फैमिली को हैंड ओवर की जाती है। यहाँ एक पॉलीथीन बैग में उनके कपड़े आते हैं। उस पॉलीथीन बैग में जो कपड़े हैं, उनका शर्ट और उनकी जीन्स उन्होंने जो पहनी थी, वो शर्ट मैंने देखा है मेरी आंखों से। वो शर्ट कंधे से लेकर लेफ्ट साइड में कमर तक खून से लथपथ था। ऐसा नहीं कि धब्बे थे या छींटे थे, वो पूरा शर्ट लथपथ था। जीन्स के ऊपर भी खून आ चुका था उन्होंने पहनी हुई। तो उनको शक हुआ और अनुराधा बियानी ने कहना शुरू किया कि इनका दोबारा पोस्टमार्टम करना है। दोबारा पोस्टमार्टम करना है जब उन्होंने कहा, तो वो जो शख्स लातूर से उनको लेके आए थे, वो कहने लगे कि अरे ये क्या आप कर रहे हो। उन्होंने प्रेशर लाना शुरू किया। ऑलरेडी क्या हो चुका है आप देख रहे हो ना, क्यों बच्चों की जान खतरे में डालना चाहती हो। ये कहकर ये दोबारा पोस्टमार्टम करने की जो मांग थी उसको दबा दिया गया और रातों रात उनके शव पर अंतिम संस्कार कर दिया गया वहां पे। तो ये सारे एप्रीहेंशंस थे उन फैमिली के मन में कि ऐसा क्यों। 3 दिन के बाद वही शख्स आता है, वो जज लोया के मोबाइल फोन, दोनों फोन फैमिली को हैंड ओवर करता है, जो दोनों फोन कंप्लीटली इरेज किए हुए रहते हैं, जिसमें कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं है, कोई मैसेजेस नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं है। एज गुड एज अ न्यू फोन। दोनों फोन उनके पूरा डेटा डिलीट करके हैंड ओवर किए जाते हैं फैमिली को। और ये जो शख्स है सर, क्या इनका ही आरएसएस का कनेक्शन है? अगर मुझे आपकी रिपोर्ट सही से याद है तो, जिस शख्स ने नागपुर जाने से रोका था, जिन्होंने कहा था कि मेरे पास जानकारी, हालांकि उन्हें कैसे जानकारी पहुंची कि जज लोया की डेथ हुई है ये पता नहीं, और जिन्होंने बाद में मोबाइल फोन लाकर दिया, ये क्या आरएसएस से जुड़े हुए थे? इसे आप कंफर्म करते हैं? ऐसा जज लोया की बहन अनुराधा बियानी ने मुझे कहा था कि वो आरएसएस से कनेक्टेड है। ठीक ठीक। अब मुझे बताइए, ये जो पूरा मामला है ये लगातार चल रहा था। अब जो चंद्रचूड़ जी हैं, जो उस समय के 3 बेंच जज में शामिल थे, जिन्होंने इस पूरे मामले में सुनवाई की और एक क्लीन चिट दी, उसे लेकर आपने जो वीडियो बनाया है, आप क्यों कह रहे हैं, और ये डंके की चोट पर आपने वीडियो में कहा है कि चंद्रचूड़ झूठ बोल रहे हैं, इस पर आज हमारी चर्चा है। आप क्यों कह रहे हैं कि कैमरे पर आकर चंद्रचूड़ ने झूठ कहा? देखिए, पहली बात तो यह है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज किया कि पूरी केस की मेरिट के आधार पर सुनवाई हुई। तो पहले तो ये ट्रायल केस नहीं थी। सबसे पहले ये एक जनहित याचिका दर्ज की गई थी, ये ट्रायल केस नहीं थी। तो ट्रायल केस में और इसमें बहुत फर्क होता है जनहित याचिका में। अब जैसे मैंने कहा आपको कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिस्क्रीट इंक्वायरी अपॉइंट की थी। अब डिस्क्रीट इंक्वायरी के लिए मेरा जो सवाल था, डिस्क्रीट क्यों? जब ये स्टोरी पब्लिक डोमेन में पब्लिश हुई थी, तो इंक्वायरी डिस्क्रीट क्यों हो रही है? क्या डिस्क्रीट तरीके से इंक्वायरी की गई? डिस्क्रीट तरीकों को अपनाया गया? और सबसे अचरज की बात, 23 नवंबर को 23 नवंबर 2017 को ये डिस्क्रीट इंक्वायरी अपॉइंट की जाती है। संजय बर्वे नाम के जो पुलिस अफसर थे, उनके प्रमुखता में। अब ये संजय बर्वे बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी बने। इन्हीं संजय बर्वे का आदर्श में फ्लैट भी है। और जब उनके ऊपर आदर्श में फ्लैट होने का आरोप था, तब उनको बनाया गया इस डिस्क्रीट इंक्वायरी का इंचार्ज। 23 नवंबर को डिस्क्रीट इंक्वायरी शुरू हुई और 24 नवंबर को डिस्क्रीट इंक्वायरी बंद हो गई, खत्म हो गई 24 घंटे में। और डिस्क्रीट इंक्वायरी में इन्होंने किया क्या? 4 जजेस के खत लिए, जस्टिस भूषण गवई, उसके बाद शुक्रे, बर्डे और राठी।
ये 4 जजेस के लेटर्स लिए गए, लेटर्स एड्रेस टू संजय बर्वे। इसके अलावा जज लोया के पिताजी, जज लोया की बहन, शायद उनका बेटा, इनके खत भी लिए गए। ऐसे कुछ 7 लेटर्स उन्होंने लिए एड्रेस टू संजय बर्वे। और ये 7 शख्स उस वक्त, ये मोडक और कुलकर्णी, सॉरी, जज मोडक और कुलकर्णी, उनके लेटर्स भी लिए गए। अब मैं आपको लोगों को बता दूं, श्रीधर कुलकर्णी और श्रीराम मोदक, ये 2 लोग थे जो जज लोया के साथ रह रहे थे। साथ में थे। और रुपेश राठी जो उन्हें अस्पताल ले गए थे, उनके जज, और बाद में जस्टिस भूषण गवई जो अभी सीजीआई बन चुके हैं, और जस्टिस सुनील शुक्रे जो बाद में अस्पताल पहुंचे थे, इन सभी से लेटर्स लिए गए। आई एम नॉट रॉन्ग सर। या 6 जजेस के लेटर लिए, पिताजी और उनकी बहन अनुराधा बियानी, इनके लेटर लिए। अब ये 8 लेटर संजय बर्वे को लिखे हुए थे। और उस वक्त अनुराधा बियानी धुलिया में थी, जज लोया के पिताजी लातूर में थे जब लेटर लिए 23 नवंबर को। जज राठी ये नागपुर में थे, शुक्रे अकोला में थे, भूषण गवई उस वक्त सुप्रीम कोर्ट मतलब ट्रांसफर होने की इसमें थे। तो 6 अलग अलग शहरों से 24 घंटे के भीतर 8 लोगों से खत लिए गए और कह दिया गया कि इसमें कोई संदेहजनक नहीं है, और उन्हीं खतों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में बताता हूं, एक जनहित याचिका थी इसमें। अब इस जनहित याचिका में महाराष्ट्र गवर्नमेंट पार्टी ही नहीं थी। महाराष्ट्र सरकार जब पार्टी ही नहीं है केस में, तब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 2 वकील वहां पर क्यों भेजे गए? और वो कौन? एक ये हरीश साळवे और मुकुल रोहतगी, मतलब भारत के सबसे महंगे वकील। ये मुकुल रोहतगी को 1 दिन की सुनवाई के लिए 11 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार दे रही थी। 1 दिन की सुनवाई के लिए 11 लाख रुपए, और ऐसी केस में पैसे दे रहे थे जिसमें महाराष्ट्र सरकार पार्टी ही नहीं है। जी हाँ, तो ये सारा हुआ। अब ये 8 लोगों के खत वहां कोर्ट में रोहतगी की तरफ से पेश किए गए, मुकुल रोहतगी की तरफ से, उन्होंने वहां पर सबमिट किए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर किसी को कोई डिपोज होना है, कोई स्टेटमेंट देना है, तो कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एफिडेविट पर ही देना पड़ता है। एफिडेविट पर ही देने पड़ते हैं। ये 4 खत थे जो सुप्रीम कोर्ट को लिखे भी नहीं थे, वो लिखे गए थे संजय बर्वे को, और वो संजय बर्वे की तरफ से कोर्ट में दर्ज किए गए, दाखिल किए गए, और उन खतों को सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया एफिडेविट ना होने के बावजूद। इसके बाद मांग की गई कि ये जो कह रहे हैं ये उनको एफिडेविट पर कहने दो, तो वो भी मांग खारिज की गई। फिर ये कहा गया कि अगर उस खतों में लिखे हुए कंटेंट को आप एविडेंस के तौर पर ले रहे हो, तो इन 8 लोग, इनके अलावा मेरा नाम था, जज लोया के बेटे का नाम था, इनका क्रॉस एग्जामिनेशन करने की परमिशन देनी चाहिए। ये जायज मांग थी। अगर आप किसी स्टेटमेंट को एविडेंस के तौर पर ले रहे हो, तो जिसका स्टेटमेंट आप एविडेंस के तौर पर ले रहे हो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तो नेचुरल जस्टिस का हिस्सा है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत भी नामंजूर कर दी गई। ठीक, सिर्फ उन्होंने जो कहा वो सबूत के तौर पर ले लिया। तो ये तो रहा एक ये सारी बात, मेरिट वाला मुद्दा जो चंद्रचूड़ की ओर से कहा गया, उसका ही आपने इतने सारे सबूत दे दिए, लेकिन ये इकलौता मुद्दा नहीं था जिस पर आज बहुत सारे बनाया है आपने। वो ऑटो रिक्शा वाली बात भी अगर आप कहें, क्योंकि आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जज लोया को जो अस्पताल ले जाया गया था, दांडे अस्पताल में, वहां पर ऑटो रिक्शा से ले जाया गया था, जबकि बाद में जस्टिस भूषण गवई जो अभी सीजेआई हैं, उन्होंने बाद में कहा था कि नहीं उन्हें तो गाड़ी से ले जाया गया था, ऑटो रिक्शा वाली बात गलत है। लेकिन लल्लन टॉक के इंटरव्यू में एक बार फिर से चंद्रचूड़ ने कहा है जो बात आपने कही थी कि जज लोया को ऑटो रिक्शा से ले जाया गया था। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए,
जो आदमी झूठ बोलता है उसको याद नहीं रहता उसने पहले क्या बोला है। हम्म, कोर्ट में उन्होंने ये दलील एक्सेप्ट कर ली थी कि भूषण गवई उनको कार में लेके गए। ये एक्सेप्ट किया उन्होंने कोर्ट में। अच्छा। उनका खत इन्होंने एविडेंस के तौर पर एडमिट कर लिया। उनका खत कह रहा हूं मैं, एफिडेविट नहीं, उनका प्रतिज्ञा पत्र नहीं था। उनके खत को इन्होंने एविडेंस के तौर पर एडमिट कर लिया, जिस खत में उन्होंने ये लिखा था कि ऑटो रिक्शा से नहीं, हमारी कार से हम उनको लेके गए। और अचानक कल परसों इंटरव्यू में दे रहे हो, उसमें बोल रहे कि नहीं, उनको ऑटो रिक्शा से लेके गए, क्योंकि उनको याद ही नहीं उन्होंने 4 महीने पहले, एक साल पहले, 4 साल पहले क्या किया था। अब ऑटो रिक्शा से वहां पे लेके गए। मैं कहता हूं वहां रवि भवन का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं रिलीज करते, या दांडिया हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं रिलीज करते। दूसरी बात, मैंने जो स्टोरी में भी लिखी थी कि हम जजेस को आम जिंदगी में हम उनको लर्नेड जजेस कहते हैं। अब ये 2 लर्नेड जजेस, मोडक और कुलकर्णी, ये 2 लर्नेड जजेस, उनका एक तीसरा कलीग जो उनको दिल का दौरा आने की शायद शिकायत कर रहा है कि शायद उन्हें दिल का दौरा आया है, ऐसे कार्डियक पेशेंट को लर्नेड जजेस ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अब कल उस इंटरव्यू में भूषण ये चंद्रचूड़ कह रहे थे कि हम क्या करते हैं, रात को अगर हमारी फैमिली में किसी को हुआ, नजदीक के अस्पताल में ले जाते हैं। अब नजदीक के अस्पताल में अगर गूगल मैप पे भी अगर आप रवि भवन की लोकेशन देखोगे तो रवि भवन से वॉकआउट हॉस्पिटल रात को 4 बजे 5 मिनट की दूरी पर है। अच्छा। और रात को 4 बजे रवि भवन से दांडिया हॉस्पिटल 15-16 मिनट की दूरी पर है। यानी वॉकआउट तो हॉस्पिटल नजदीक जो के दिल के लिए जाना जाता है, दिल यानी जहां पर ये सारे इलाज होते हैं, वहां पर ना ले जाते हुए आप 15 मिनट दूर वाले अस्पताल क्यों ले जाएंगे। आप दांडिया हॉस्पिटल ले जाते हो, दांडिया हॉस्पिटल में ले जाते हो जहां जो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है। और ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में जो रूपेश राठी थे जज, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उनके खत में लिखा है, रूपेश राठी ने लिखा है कि दांडिया हॉस्पिटल में 1.5 घंटा वेस्ट किया गया क्योंकि वहां का ईसीजी मशीन बंद पड़ा हुआ था, उसके नोड्स टूटे हुए थे और वहां ईसीजी नहीं निकाल सके। 1.5 घंटा वहां पर वेस्ट हुआ, प्रेशियस टाइम। और फिर वहां से उनको मेडिट्रीना के लिए जब ले जाने के लिए निकले तब उनका देहांत हो गया रास्ते में। अब दांडिया हॉस्पिटल से मेडिट्रीना अस्पताल भी 10-12 मिनट की दूरी पर है। और फिर से दांडे के जो ओनर है दांडिया अस्पताल के, वो भी बीजेपी से कनेक्टेड है वहां पर। और वहां से मेडिट्रीना हॉस्पिटल लेके गए। मेडिट्रीना ने ऑन एडमिशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहता है कि बिफोर अराइवल ही वॉज डेड ऑन अराइवल, ऐसा लिखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अगर डेड ऑन अराइवल है तो उसी अस्पताल का बिल ये क्यों कहता है कि उनके ऊपर न्यूरो सर्जरी की गई, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट बुलाया गया। तो क्या एक डेड बॉडी के ऊपर न्यूरो सर्जरी की गई और डेड बॉडी के लिए न्यूट्रिशन कंसल्टेंट वहां पर बुलाया गया। और इन सवालों का चंद्रचूड़ ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, उन्होंने डाइवर्ट कर दिया पूरा। उन्होंने उसी चीज पर डाइवर्ट कर दिया कि हम कितने सादे सीधे तरीके से रहते हैं, 10-10 लोग एक साथ घूमते हैं, मैं सर्किट हाउस में रहता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वकील ये आर्गुमेंट कर रहे थे कि एक कमरे में इतने जज क्यों रहते हैं, वो वकील जुडिशरी को जानते ही नहीं है, जबकि वहां पर जाने वाले जो वकील थे जो आर्गुमेंट कर रहे थे वो बहुत बड़े लेवल के वकील हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। बहरहाल सर, आगे उनकी ओर से ये भी कहा गया कि एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड चल रहा है सोसाइटी में, जहां पर वो जजमेंट को क्रिटिसाइज करते करते जज को क्रिटिसाइज करते हैं और अब अदालत में पॉलिटिक्स को लाया जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं चंद्रचूड़? मैंने अभी कुछ समय पहले यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाई थी, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ गणपति की आरती कर रहे थे। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स को लाया जा रहा है अदालत में, इसे आप कैसे देखते हैं? चंद्रचूड़ का आपने जो विजुअल दिखाया उसमें तो समझ में आता है कि पॉलिटिक्स ये सर्विंग चीफ जस्टिस के घर में भी पहुंचा हुआ है।
जब देश का प्रधानमंत्री गणेश जी की आरती करने के लिए चंद्रचूड़ के घर में जाकर आरती करते हैं, तो इसका मतलब पॉलिटिक्स चीफ जस्टिस के घर में पहुंच चुका है, ये बात है। दूसरा, अच्छा हुआ उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया राम मंदिर बाबरी मस्जिद के डिसीजन के बारे में कि मतलब बाबरी मस्जिद, मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, ये तो फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन की फैक्ट है, डेसिक्रेशन की। ये तो उन्होंने मतलब ये एज अ जज वो ये मान के चल रहे थे, इस मानसिकता से इस केस की तरफ देख रहे थे कि वाकई में एक मंदिर गिराकर वहां पर मस्जिद बनाई गई है। ये खुद अपनी मानसिकता क्या थी उस केस की सुनवाई के वक्त, ये खुद उसी इंटरव्यू में बयान कर रहे। तो हम इनकी तरफ शक की निगाह से नहीं देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक भाषण में कहा था कि मैंने भगवान से प्रार्थना की और मार्गदर्शन मांगा केस का जजमेंट देने से पहले, उसी केस का। तो हम इनकी तरफ शक की नजर से नहीं देखेंगे। इनके अलावा इसके पहले इनके साथ गोगोई भी थे। गोगोई रिटायरमेंट होने के बाद कुछ घंटों के भीतर राज्यसभा के बीजेपी की तरफ से नॉमिनेट हो जाते हैं जी। और हम कहेंगे कि इसमें ये नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है। एक जज बंगाल में वॉलेंटरी रिटायरमेंट होने के बाद बोलता है पूरी जिंदगी में संघ से जुड़ा हुआ था। एक सर्विंग जज इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहता है कि मनुस्मृति का पालन होना चाहिए, हिंदुओं की मेजोरिटी है। तो जुडिशियरी में पॉलिटिक्स नहीं आया है क्या? सही बात है। हम बीजेपी की प्रवक्ता बॉम्बे हाईकोर्ट की जज बन गई, तो जुडिशियरी में पॉलिटिक्स आया है। सही बात। और इसीलिए हम शक की नजर से देखेंगे, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। मेरा ओपिनियन बनाना मेरा काम है। बिल्कुल। सर, इस मामले में क्योंकि हम आगे बात कर रहे हैं, अभी आपने आरती साठे से लेकर उन तमाम जजेस की बात की, जस्टिस यादव हैं जो मुसलमानों को कटमुल्ला कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, फिर बाकी जजेस हैं, गंगोपाध्याय हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं। ये तमाम बातों के साथ साथ अगर हम, क्योंकि जज लोया की बात कर रहे हैं और मैंने आपके आज एक बार फिर से सभी वीडियोस जो पहले भी मैं देख चुका था वो उसे वापस देखा, तो ये वो मामला है जहां पर एक तो हाई प्रोफाइल केस था, अमित शाह जैसा नाम जुड़ा हुआ था और उनके घर वाले कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए देने की ऑफर दिए गए थे, घर जमीन देने के ऑफर दिए गए थे, प्रेशर बनाया जा रहा था, डेथ थ्रेट्स या एक तरीके से वार्निंग दी जा रही थी कि आप बचकर रहिए, ऐसे एसएमएस आए थे। और अब आपने कहा कि उनके शव आने के 2 दिन के बाद जब उनके फोन आए तो ये सारे मैसेजेस, सारे आखिरी कॉल किसे किया गया था, सारी चीजें हटाई गई। इस पर भी अगर आप थोड़ा सा फोकस करें कि कितना प्रेशर था उस समय और क्यों शक की सुई बार बार इस पूरे मौत को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। जी देखिए, पहले तो ये केस जब बॉम्बे हाईकोर्ट मतलब बॉम्बे में ट्रांसफर की गई, पूरा मामला गुजरात का था। गुजरात के मामले में सोहराबुद्दीन और उनकी बीवी कौसर बी और उनका दोस्त सोहराबुद्दीन का तो तुलसी प्रजापति, इन तीनों के एनकाउंटर्स ये फेक है, ऐसा गुजरात पुलिस ने रिपोर्ट दिया था। गुजरात पुलिस ने रिपोर्ट दिया था कि ये इनकाउंटर्स फेक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ये इंक्वायरी करके इन लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें अमित शाह नंबर 1 एक्यूज थे। अमित शाह के अलावा आईपीएस ऑफिसर्स भी इसमें अरेस्टेड थे, कई सारे लोग इसमें अरेस्ट हुए थे। और इसकी सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में जब ये केस फाइल की, 12,000 पन्नों की चार्जशीट थी ये। इसमें जज उत्पत को अपॉइंट किया गया और अपॉइंट करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ये थी कि इस पूरे केस की सुनवाई एक ही जज करेगा और एक ही जिसने सुनवाई की वही ऑर्डर देगा इस केस का। इसमें मतलब इस जजेस की ट्रांसफर नहीं की जाएगी जी, ये क्लियर था। इसके बाद मोदी गवर्नमेंट आ गई। 26 मई को नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली प्रधानमंत्री होने की, बनने की, और शपथ लेने के बाद 25 जून को सुनवाई थी जी बॉम्बे में, ये सीबीआई स्पेशल कोर्ट में, जब अमित शाह को हाजिर रहना था। और उसके पहली तारीख पर जज उत्पत जो थे उन्होंने कहा था कि अगली तारीख को अगर एक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रहता है
तो हम अरेस्ट वारंट निकालेंगे। हम्म, तो अमित शाह को 25 जून को कोर्ट में हाजिर होना लाजमी था। ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद रात को 12:30 बजे जज उत्पत की ट्रांसफर की जाती है पूना, 24 जून को। हाँ। 24 जून को। और मोहित शाह उस वक्त जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जो जज थे, वो करते हैं जज उत्पत की ट्रांसफर। उत्पत की ट्रांसफर होने के बाद उस वक्त जो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार थे ब्रिजगोपाल लोया, उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ सीबीआई स्पेशल कोर्ट जज। सीबीआई स्पेशल कोर्ट जज बनने के बाद अमित शाह की लॉयर की तरफ से लीव एप्लीकेशन दिया जाता है कि वो पॉलिटिकल लीडर है, पार्टी प्रेसिडेंट है, बहुत बिजी रहते हैं, यहां वहां जाना पड़ता है वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनका एब्सेंस आप एक्सेप्ट कर लो, ये लीव पिटीशन दी जाती है। वो एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ कोई अर्ज नहीं है, लेकिन वो एक शर्त डालते हैं कि जिस दिन अगर कोर्ट की सुनवाई है और उसी दिन अगर वो मुंबई में है तो उनको कोर्ट की सुनवाई को आना पड़ेगा। ये उनकी कंडीशन रहती है। उसके बाद ये जून का मामला है। इसके बाद 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार की जो नई चुनी हुई सरकार है, उनका शपथ ग्रहण समारोह रहता है वानखेड़े स्टेडियम में जी। और वानखेड़े स्टेडियम में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड करने के लिए एज अ पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह भी वहां पर आते हैं। अब सीबीआई स्पेशल कोर्ट से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वानखेड़े स्टेडियम है और उसी दिन कोर्ट में सुनवाई भी है। तो जज लोया कहते हैं कि आज 1.5 किलोमीटर पर होने के बावजूद कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुए। तो अब अगली बार उनको बताइएगा, अगली बार उनको कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा, क्योंकि आज वो हाजिर नहीं रहे हैं शर्त का भंग करते हुए। तो अगली सुनवाई तय की जाती है 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को अगली सुनवाई होती है, तारीख तय की जाती है। अब 15 दिसंबर के पहले 29 नवंबर को सुबह जज लोया के ऑफिस में ये दो जज मोडक और कुलकर्णी जाते हैं और उनसे आग्रह करने लगते हैं कि आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा नागपुर, वो अंजलि जोशी की शादी को, बेटी की शादी को अटेंड करने के लिए हम सबको इनविटेशन है, हमको जाना पड़ेगा। ये जज लोया की प्लानिंग में कहीं भी नहीं रहता है। तो वो बोलते कि नहीं मैं तैयार नहीं हूं, मैं नहीं आ सकता हूं। तो वो बोलते नहीं नहीं बैग यही ऑफिस पे मंगा लो। तो वो घर पे फोन करके ऑफिस घर से बैग मंगवा लेते हैं कपड़ों की अपने ऑफिस में। उनकी वाइफ को भी आश्चर्य होता है कि ये इतनी प्री प्लानिंग करने वाला आदमी, इतना मेटिकुलस आदमी अचानक ऐसे कैसे कर रहा है। वो मना भी करती है, लेकिन इन लोगों का फोर्स ही इतना रहता है कि वो मानते नहीं है, तो उनको बैग भेजनी पड़ती है। और वहीं से सीबीआई स्पेशल कोर्ट जज के ऑफिस से ही ये तीनों वीटी स्टेशन जाते हैं, जहां दुरांतो एक्सप्रेस से वो नागपुर जाते हैं। नागपुर जाने के बाद ये पूरा जो वाकया हुआ वो होता है। अब उनका देहांत होने के बाद 1 दिसंबर को उनका देहांत होने के बाद 10 दिसंबर को नए जज को अपॉइंट किया जाता है। नए जज एमबी गोसावी, जो हमारे नासिक डिस्ट्रिक्ट में पिंपलगांव बसवंत नाम का वो तालुका भी नहीं है, निफाड तालुका है, और वहां पर पिंपलगांव बसवंत नाम का गांव है। वहां की कोर्ट में जज एमबी गोसावी उस वक्त जज रहते हैं। वहां से एक तालुका कोर्ट से उनको डायरेक्टली सीबीआई स्पेशल कोर्ट का जज बनाया जाता है और एमबी गोसावी आते हैं, बंबई ज्वाइन कर लेते हैं। 15 तारीख को सुनवाई रहती है, जो डेट डिसाइडेड है। अमित शाह कोर्ट में हाजिर नहीं रहते, लेकिन अमित शाह के लॉयर को उसी वक्त वो डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करते हैं 15 तारीख को। और डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करने के बाद 15, 16, 17 3 दिन लगातार सुनवाई होती है। अमित शाह के लॉयर को सुना जाता है। 17 तारीख को अमित शाह के लॉयर की सुनवाई होने के बाद उसमें जो बेसिक कंप्लेनेंट है रबाबुद्दीन, सोहराबुद्दीन के भाई, रबाबुद्दीन अंसारी के जो लॉयर है मिहिर देसाई, उनको सुना नहीं जाता। उनको बोला जाता है कि आप नहीं बोलोगे। सीबीआई के जज को 15 मिनट बोलने की परमिशन दी जाती है और 17 तारीख को ये सुनवाई करने के बाद एमबी गोसावी अपनी ऑर्डर रिजर्व करते हैं। वो कहते हैं कि ऑर्डर मैं बाद में प्रोनाउंस करूंगा। और 30 दिसंबर को जज लोया की हत्या के एग्जैक्टली 30 दिन बाद 12,000 पन्नों की चार्जशीट है, उसमें से एक भी पन्ना पढ़ा नहीं जाता।
कुछ 309 कॉल रिकॉर्ड्स थे, एक भी कॉल रिकॉर्ड के ऊपर सुनवाई नहीं होती। 160 से ज्यादा विटनेसेस रहते हैं, एक भी विटनेस को वेरीफाई नहीं किया जाता। और 30वें दिन मतलब 30 तारीख को 30 दिसंबर दिसंबर को 30 दिसंबर को अमित शाह को डिस्चार्ज किया जाता है, चार्जेस हटाए जाते हैं और उसके बाद सीबीआई आज तक उसके खिलाफ अपील नहीं करती, उस डिस्चार्ज के खिलाफ। और ये वही दिन है जिस दिन MS धोनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होते हैं, तो पूरा जो फोकस रहता है वो धोनी और उनके रिटायरमेंट की तरफ जाता है और इस मामले के ऊपर कोई बातचीत ही नहीं होती। और ये जज लोया को जब ऑफर्स की जाती थी 100 करोड़ रुपए की या इंटिमिडेशन की, तब उनको ये कहा जाता था कि जिस दिन आप अमित शाह को डिस्चार्ज करोगे उस दिन एक दूसरी ही बहुत बड़ी खबर टेलीविजन स्क्रीन्स को ऑक्यूपाई करके रखेगी। अमित शाह को डिस्चार्ज करने की खबर ज्यादा से ज्यादा नीचे टिकर में चलेगी। और 30 दिसंबर को जब इनको डिस्चार्ज किया जाता है तब महेंद्र सिंह धोनी की टेस्ट क्रिकेट में से रिटायरमेंट अनाउंस हो जाती है, जबकि वो भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 5 टेस्ट की सीरीज चल रही है, उस टेस्ट मैच में तीसरा टेस्ट मैच है, तीसरा टेस्ट मैच का तीसरा दिन है। मतलब टेस्ट मैच के बीच में एक कप्तान अपनी टेस्ट क्रिकेट से ही रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है। और वो रिटायरमेंट अनाउंस कौन करता है? वो खुद महेंद्र सिंह धोनी नहीं करते हैं, वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी पटेल नाम के हैं, वो करते हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी तो गुजरात से खेलते भी नहीं थे, वो तो रांची से खेलते थे डोमेस्टिक क्रिकेट भी, लेकिन क्रिकेट रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट वहां से होती है, गुजरात से। ये अपने आप में कई सारे सवाल उठाते हैं। बहरहाल सर, अब सवाल यही है कि अब तो एक तरीके से PIL भी जब डाला गया था, उस पर फैसला दिया गया था, तो एक तरीके से ये कहा गया था कि अब इस मामले पर फिर से सुनवाई नहीं होगी, ये जो मामला है वहीं पर खत्म हो गया। अब चंद्रचूड़ तो कई सारे बयान दे रहे हैं, अभी आपने राम मंदिर वाला भी जिक्र किया, जज लोया पर भी, यानी एक एक कर अब जब वो हर एक चीज पर अपना एक साइड या डिफेंस रख रहे हैं या अपने तरीके से उस चीज को बता रहे हैं, तो अब इसे आगे कैसे ले जाया जाए? क्योंकि आपने जब इस खबर को किया था और उसके बाद अनुज लोया, जज लोया के बेटे के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं वहां पर मौजूद था, उनके वकील ने हालांकि बात की और कहा कि हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी पर डाउट नहीं है, लेकिन आपके रिपोर्ट में आपने उन पत्रों को भी दिखाया था जहां पर कुछ खुद अमित लोया ने कहा था कि मेरे पिताजी की जो मौत हुई है वो संदेहास्पद है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, और इस बीच अगर हमें कुछ होता है तो मुंबई के जो चीफ जज थे उस समय के, वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन ये सब चीजें आज बात ही नहीं कर रहा, और इसके ऊपर आगे आपको लगता है कि कुछ होगा? क्योंकि आप तो चंद्रचूड़ आकर डंके की चोट पर इतनी बातें कह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अदालत के साथ राजनीति की जाती है, जजमेंट पास किया जाता है, जजेस सर्किट हाउस में रहते हैं, यानी तमाम चीजों पर जब वो अपनी बात रखते हैं, तो अब क्या ये मान लें कि ये जो पूरा मामला है ये अब बंद दरवाजे के पीछे चला गया है और इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा है कि अभी तक किसी भी सरकार ने इसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं है इस केस का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार बदलने के बाद इस केस का एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन होगा, जो इन्वेस्टिगेशन कभी हुआ ही नहीं। तो इस केस का इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, मैंने तो मेरी किताब में सारे सबूत दे दिए हैं, इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन्होंने जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट दिखाया, इन्होंने जो फोरेंसिक रिपोर्ट दिया, उसकी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, उन मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को गूगल भी अगर आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जज लोया का मृत्यु ये पॉइजनिंग की वजह से हुआ है और उनके सिर के ऊपर हमला करने की वजह से हुआ है। ये सिर्फ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को गूगल करके समझ में आता है। इसके बाद जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस है कि उनके कपड़े पर खून कैसे आया वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सारी बातें तो होगी। मैं कभी भी ये उम्मीद नहीं छोड़ूंगा कि किसी ना किसी दिन एक जज, एक जिसको हम मराठी में न्यायाधीश या न्यायमूर्ति कहते हैं, वो न्याय की प्रतीक्षा में है और एक ना एक दिन उनको जस्टिस मिलेगा। बिल्कुल, ये मैं मान के चलता हूं और तब तक मैं बोलते रहूंगा। जी बिल्कुल, और निरंजन सर लगातार इस पर बातचीत करते भी आए हैं। और दर्शकों ये भी सोचिएगा आप कि
वो पत्रकार जिन्होंने इस पूरे मामले को सामने लाया, इसे लाइमलाइट में लाया, उन्हें भी अदालत में ना कभी बुलाया गया, ना उनसे कभी पूछताछ की गई। उन्होंने इस पर किताब लिखा है, उन्होंने उनके परिवार वालों से बातचीत की है, तो क्या वाकई इंसाफ हुआ है? और आप सोचिए कि अगर हमारे पूर्व जो चीफ जस्टिस हैं वो आप खुलकर राम मंदिर से लेकर बाबरी मस्जिद पर वो बयान देते हैं कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था। हालांकि उनका पहले भी बयान आया है कि अयोध्या पर फैसला देने से पहले मैंने भगवान राम की पूजा की और उनसे ही पूछा कि क्या फैसला दिया जाना चाहिए। अब वो जज लोया पर भी कहने लगे हैं। तो अदालत कितने एक तरीके से क्या वहां पर फ्रीडम है या नहीं, या जो राजनीति की बात वो खुद करते हैं, कहीं वो तो इसका खुद शिकार नहीं हो चुके हैं? वो अपने आप को बहुत सीधा साधा मतलब सिंपल लिविंग वाले आदमी बताने की कोशिश करते हैं कि सीजीआई रहते हुए भी मैं सर्किट हाउस में रहता था। हालांकि आप सिर्फ गूगल कीजिएगा कि उन्होंने किस तरह की गाड़ियों पर स्पेशल नंबर और उन्हें CJ1 यानी CJI ऐसे प्लेट लगाना था अपने मर्सिडीज पर। हालांकि वो हैं सर्किट हाउस में रहने की बात वो करते हैं। बहरहाल ये जो पूरे मुद्दे थे, इसी पर मैं चाहता था कि निरंजन सर को ही बुलाकर आपसे बातचीत की जाए। वी शुड हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, और इसलिए मैंने सर को बुलाया। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने न केवल समय निकाला बल्कि आपने इस पूरे मुद्दे पर बात की है। आप ऑथर हैं हु किल्ड जज लोया नामक किताब की। दर्शकों, अगर आपको पढ़ना है, बहुत रोचक किताब है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों भाषाओं में ये उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ सर का खुद का यूट्यूब चैनल भी है, उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए। ये जो वीडियो है ये हम कोलैबोरेशन में बनाएंगे, आपको सर के भी यूट्यूब चैनल पर इसे देखने मिलेगा। ये जो नया फीचर है उसका भी आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा मामला है इसकी गंभीरता को आप समझ रहे हैं, और जैसे कि सर ने कहा कि वो अब भी न्याय की अपेक्षा करते हैं और अब भी वो उम्मीद नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम एक क्लोजर मिलने तक हम सभी को वो उम्मीद रखनी चाहिए। और जैसे सर सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल हम सभी को भी पूछना चाहिए कि आखिर 30 नवंबर और 1 दिसंबर के बीच हुआ क्या, पूरा मामला क्या था, जो इतने सारे लूप होल्स हैं वो एक साथ कैसे आते हैं, और जो इनके किताब का टाइटल है हु किल्ड जज लोया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े और आपने समय दिया। मैं उम्मीद कि आपने जितनी बातें रखी और ये जो रोचक बातें हैं लोगों को ना केवल समझ में आई हैं बल्कि लोग इसे गंभीरता से भी लेंगे। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं के बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लें। हम ऐसे मुद्दों पर भी बात लगातार करते रहते हैं और ऐसे मेहमानों को लाते हैं जो बहुत गंभीरता से जिन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया था। फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।